लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। मैंने क्या क्या बताया था आपको कि जब कभी किसी ऑर्गन की डेफिनेशन आपसे मांगी जाती है, जैसे पेनक्रियास की, लिवर की, आपने क्या कहना है कि इट इज अ ग्लैंड व्हिच इज सिचुएटेड इन राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। It is an organ which is situated in right upper quadrant of abdomen, and it performs endocrine as well as exocrine function, and liver plays a major role in metabolic activities. लिवर का जो मेजर काम है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करना है, इधर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, या फिर आप क्या करता है लिवर सिंथेसाइज भी करता है। क्या सिंथेसिस करता है लिवर? बहुत सी चीजें सिंथेसाइज करता है। बाइल बनाता है लिवर, और एल्ब्यूमिन बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है आपके, इसके अलावा और प्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है आपके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स में जो वो हेल्प करते थे ग्लाइकोप्रोटीन्स। और क्या बनाता है लिवर? हाँ ठीक है। और तो बेसिकली लिवर क्या है? लिवर के दो फंक्शन है, लिवर के दो मेन फंक्शन आ गए। एक आ गए मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक में आ गया, एक आ गया इसके एनाबॉलिक चीजें बनाता है, और दूसरा आ गया कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है ये? डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि यूरिया प्रोडक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा ही है ना ये सारी चीजें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिवर के बारे में कि जो जैसे चेस्ट इसके साथ एसोसिएटेड है, चेस्ट पेन एसोसिएटेड है आपके लंग्स, इसके हार्ट के साथ, आपके जीआई के साथ एपिगैस्ट्रिक पेन एसोसिएटेड है। लिवर के साथ जो चीज एसोसिएटेड है दैट इज जॉन्डिस, दैट इज बाइल। तो सबसे पहले हम आज जॉन्डिस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज जॉन्डिस? अभी हमने एक बात कही थी कि लिवर क्या करता है? बाइल को बना के एक्सक्रीट करता है, ऐसा ही है ना? बाइल को बना के एक्सक्रीट करता है। बाइल कैसे बनता है? सबसे पहले आपके आरबीसीज टूटते हैं, जब आपके आरबीसीज ब्रेक डाउन होते हैं तो वो दो चीजें बनाते हैं, एक आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन। ये जो प्रोटोपोरफायरिन है ना, ये फिर क्या बनता है? ये बिलिरुबिन बन जाता है। ये क्या बन जाता है? जॉन्डिस क्या है? इट इज increased level of bilirubin, increased level of bilirubin, that is known as jaundice. jaundice कोई डिजीज नहीं है, jaundice is a symptom। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या बीमारी थी, तो आप तो कहते हो कि बुखार था। बुखार की बीमारी तो नहीं है, that is a symptom। इसी तरीके से बिलिरुबिन का ज्यादा होना, jaundice itself is a symptom। what is jaundice? it is the yellowing of skin and yellowing of sclera, yellowing of skin and yellowing of sclera, ठीक है? येलोइश स्किन स्क्लेरा, जिसको क्या कहते हैं? इक्टेरिस स्क्लेराइटिस भी कहते हैं इसको, ठीक है? यानी कि स्क्लेरा का येलो हो जाना। बिलिरुबिन जो है यहां से ट्रेवल करके किधर जाता है? फिर लिवर के पास जाता है। ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, ठीक है? ये कहां जाता है? यहां से ट्रेवल करके फिर लिवर के पास। और लिवर क्या करता है? लिवर इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन में विद द हेल्प ऑफ यूरिनाइल ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, यूजीटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब पैथोलॉजी शुरू हो जाएगी हमारी, यहां तक समझ आ गई? और कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्यों बनाता है? ताकि वो वाटर सॉल्युबल हो जाए। वाटर सॉल्युबल हो जाएगी तो यूरिन और फीसिस में वो इजीली एक्सक्रीट हो जाएगी। यहां तक समझ आई? उमर समझ आई? आज मौसम अच्छा, उमर को नींद आ रही है। यहां तक कहानी समझ आई तुम्हें? शहजादो मैं भी सो रहा था, वो मैं बीच में आंख खुली, इतनी तेज बारिश थी, मैंने कहा चलो आज छुट्टी करते, तुम लोगों का नहीं सर आ जाए, तो मैं भी तो अभी दोबारा उठ के आया हूँ। चलो नहीं कोई थिंक नहीं, रिलैक्स करो। चलो अच्छा ये टूटते कहाँ? ये तो तुम लोगों ने बताया ही नहीं यार के स्प्लीन में और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में ये टूट रहे होते हैं आपके आरबीसीज, ठीक है ना? ये याद रखना है आपने। और कहाँ पे टूटते हैं? ये रेड पल्प के अंदर, जो स्प्लीन का रेड पल्प होता है वहां पे आरबीसीज की ब्रेकडाउन वगैरह हो रही होती है, ठीक है? तो ये बिलिरुबिन जाता है किधर? आपके लिवर के पास। लिवर बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में, कंजुगेटेड बिलिरुबिन में। और ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन फिर क्या करती है? वाटर सॉल्युबल होती है। ये फीसिस के जरिए और यूरिन के जरिए बॉडी से निकल जाती है। अब अगर ये ना निकल पाए
यानी कि ज्यादा हो जाए, चाहे कंजुगेटेड, चाहे अनकंजुगेटेड, चाहे टोटल बिलिरुबिन, कोई भी अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, फिर ये जॉन्डिस की अपीयरेंस देगी, जॉन्डिस हो जाएगा बंदा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम सबसे पहले कॉजेज ऑफ रेज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, रेज सबसे पहली कॉज दैट इज गिलबर्ट सिंड्रोम। सबसे पहली कौन सी है, गिलबर्ट सिंड्रोम। क्या होता है गिलबर्ट सिंड्रोम? यूजीटी एंजाइम जो था उसकी डेफिशिएंसी है, बात खत्म। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, यूजीटी एंजाइम की पार्शियल डेफिशिएंसी होती है, खत्म, बिल्कुल एंड नहीं होता, यूजीटी कम होता है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, यूरिडिनाइल ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है इस पेशेंट में। तो क्या होता है, जब भी स्ट्रेस होती है, फीवर, जब कभी इन्फेक्शन होता है, या कभी पेशेंट फास्ट करता है, अक्सर फास्टिंग के दौरान भी हमारे जो पाकिस्तान में सिनेरियोज आते हैं तो फास्टिंग का जिक्र किया जाता है उन सिनेरियोज में। यूरोपियन एग्जाम्स में भी फास्टिंग का जिक्र भी कर सकते हैं वो, या कभी कभी फीवर का या किसी इन्फेक्शन का जिक्र करते हैं। उसमें क्या, जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है, आरबीसी की हिमोलिसिस ज्यादा होने लग जाती है। जब आरबीसी की हिमोलिसिस ज्यादा होगी तो ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा। अब जब ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा तो एट दैट टाइम चूंकि ये यूजीडी ऑलरेडी कम है तो ये नहीं कन्वर्ट कर पाएगा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन। आप लोगों को समझ आई? इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? ठीक। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा आपके पास? जॉन्डिस में प्रेजेंट करेगा, और हिस्ट्री ये भी हिस्ट्री देगी उसकी कि जब पिछले रमजान में भी इसने रोजे रखे थे तो अभी इसकी जो है ये स्किन थी ये पीली पीली होना शुरू हो गई थी, और फिर हमने क्या कहा था, इसके रोजे छुड़वा दिए थे, या व्हाटएवर इससे मिलती जुलती कोई हिस्ट्री होगी। या 2 महीने पहले भी जब ये बीमार हुआ था तो ऐसे ही इसकी येलोइंग ऑफ स्किन और स्क्लेरा और ये सब कुछ था। क्लियर? अच्छा, अगर आप पेशेंट में एनीमिया चेक करना चाहते हो ना तो आप यूं करते हो, ठीक है, यहाँ एनीमिया चेक करते हो कंजक्टिवा में। अगर आपने जॉन्डिस चेक करना है तो आपने क्या चेक करना है, स्क्लेरा। क्या करना है, इनको ऊपर उठाना है, पेशेंट को कहना है नीचे देखो ऐसे, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो जाते हैं, रटा किया होता है आपने एग्जामिनेशन ना, यहाँ से यूं किया, यहाँ से यूं किया, उसको बोला हाँ सर जॉन्डिस भी देख लिया और एनीमिया भी देख लिया। फिर जब वो पूछते हैं अच्छा कहाँ देखा जॉन्डिस और कहाँ देखा एनीमिया, तो इतने छोटे से पॉइंट में भी बंदे को समझ नहीं आती। दिस इज योर कंजक्टिवा, दिस रेड पार्ट इज योर कंजक्टिवा, ठीक है, और दिस व्हाइट आई बॉल का जो है ये स्क्लेरा है, व्हाइट आई बॉल जो है वो स्क्लेरा है। क्लियर? इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्टिव होती है, कोई इसकी ट्रीटमेंट ऐसा है नहीं। अवॉइड करना है आपने तमाम स्ट्रेस, इनके रोजे वगैरह ये चीजें उसको अवॉइड करनी है। अच्छा, अगली और कोई काज बताओ रेज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की। ट्रिकलर नजार सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इसमें भी यूजीटी एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, बल्कि इसमें कंप्लीट एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट पैदा ही जॉन्डिस के साथ। अच्छा, जॉन्डिस फिजियोलॉजिक भी हो सकता है, पैथोलॉजिक भी हो सकता है। फिजियोलॉजिक जॉन्डिस कौन सा होता है, जब बेबी नया नया बॉर्न होता है तो 24 आवर के अंदर अंदर जो जॉन्डिस बच्चे के अंदर प्रेजेंट करता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हेमोलिसिस, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लड कुछ आया होता है बच्चे के अंदर। हाँ, और दूसरी बात ये है कि आपके जो लिवर है, इसका जो यूजीटी एंजाइम है, ये इतना मैच्योर नहीं हुआ होता उस टाइम पे, ठीक है। तो आप फिर क्या करते हो, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की, फोटोथेरेपी। आप क्या करते हैं, फोटोथेरेपी करते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिकलर नजार सिंड्रोम। ट्रिकलर नजार सिंड्रोम क्या, इसमें टोटल एब्सेंट होता है यूजीटी एंजाइम का, बाकी सारा वैसा ही पाथवे आपको पता है। अब आप जब लैब्स करोगे, लैब्स बड़ी जरूरी है, आपने क्या करना है, एलएफटीज करने। एलएफटीज में आपको क्या आता है, एएलटी, एएसटी, एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आती है, साथ में बिलिरुबिन भी आता है। बिलिरुबिन में 2 चीजें होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड डायरेक्ट इज कंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो आपने ये देखना है कि टोटल बिलिरुबिन तो चलो बढ़ा हुआ है, 1.1 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, इससे ज्यादा हो गया तो दैट इज जॉन्डिस, ठीक है। लैब वैल्यूज बेशक आप याद ना करो, पता नहीं मुझे अब याद नहीं पड़ा, हाँ लेकिन होती हैं लैब वैल्यूज, वो दे देते हैं आपको एग्जाम में, एफसीपीएस में भी देते हैं।
जब आपके पास LFT की रिपोर्ट आएगी, आपने सबसे पहले देखा जी कि बिलिरुबिन जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज लेट्स से 3। अब आपने नीचे देखना है कि यार ये इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ है या डायरेक्ट बढ़ा हुआ है, क्योंकि दोनों की पैथोलॉजीज अपनी अपनी है, ठीक है। लेट्स से कि अगर डायरेक्ट बढ़ा हुआ है फिर तो आपका सारे का सारा फोकस ही आ गया, फिर आप किधर जाओगे, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम पे या रॉटर सिंड्रोम पे, ऐसा ही है ना, ड्यूबिन जॉनसन या रॉटर सिंड्रोम पे आप जाओगे। व्हाट इज ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, चलिए मैं ये बाद में बता देता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल देखो कि अगर इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ है, लेट्स से इनडायरेक्ट 2.4 है और 0.6 है डायरेक्ट, तो इसका मतलब क्या, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा है, ऐसा ही है। फिर इसकी सारी कॉजेज, जैसे कि गिलबर्ट को आप रूल आउट करोगे, आप क्रिगलन नजात को रूल आउट करोगे, इन सबको ये सब आप बाद में सोचोगे। सबसे पहले क्या सोचोगे, मोस्ट कॉमन कॉज, दैट इज हेपेटाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इज हेपेटाइटिस, एंड हेपेटाइटिस में भी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इज हेप ए, हेपेटाइटिस। समझ आइए आपको, हेपेटाइटिस ए क्या होता है, हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस की फैमिली से बिलोंग करता है। हेपेटाइटिस की फैमिली में 5 हेपेटाइटिस हैं, हेप ए, बी, सी, डी, ई, हेप ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमन है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और जॉन्डिस के साथ, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और जॉन्डिस के साथ, और नोजिया बहुत सीवियर होगा, इतना सीवियर नोजिया और वॉमिटिंग होगी कि बच्चा कुछ भी खाएगा तो, मेरा छोटा भाई था, एक दफा इस तरह हुआ कि उसने कुछ खाना वगैरह खाया, कुछ वट एवर इट वॉज, लेकिन कुछ उसने खाया तो उसके बाद उसको वॉमिटिंग और डायरिया लग गया। जब उसने, चूंकि हमने होटल में खाया था तो मुझे लगा फूड पॉइजनिंग है, तो हमने क्या किया, फौरी तौर पे उसकी फूड पॉइजनिंग, क्योंकि फीवर भी था उसको साथ में, काफ़ी फीवर था, तो हमने उसको डॉक्सोसाइक्लिन और इन सब ड्रग्स पे डाल दिया। अब जब इन ड्रग्स पे डाला, चूंकि उसको हेपेटाइटिस ए था, लिवर ऑलरेडी डैमेज हुआ था, इन ड्रग्स की भी मजीद डिटॉक्सिफिकेशन का बोझ बढ़ गया लिवर के ऊपर, इसकी वजह से उसका जॉन्डिस बढ़ने लग गया। हालांकि फूड पॉइजनिंग के केस में ठीक हो जाना चाहिए था। फिर जब फौरी तौर पे हम उसको लेके गए और हमने लैब्स करवाई, तो मैंने कहा साथ में LFTs भी करवा देते, क्योंकि इसको इतना सीवियर एनोरेक्सिया, पता फूड से एवर्जन डेवलप हो गई, तो कहता था खाना नहीं खाना मैंने, बट ये बहुत सिमिलर हिस्ट्री दे रहा था। फूड पॉइजनिंग का पेशेंट भी ऐसे ही प्रेजेंट करता है, उसकी बड़ी सिमिलर सी हिस्ट्री थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्किन येलो होना शुरू हो गई, ठीक है, तो तब शुरू में येलो नहीं थी, बाद में इसकी स्किन येलो होना शुरू हो गई। फिर हमने LFTs भी करवाए, फिर हमें पता चला हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर और एनोरेक्सिया के साथ। व्हाट इज एनोरेक्सिया, एवर्जन टू द फूड, यानी कि खाना नहीं खा पा रहा, ठीक है, ये बहुत कॉमन है, आपको बहुत इजीली ये पेशेंट मिलेंगे पाकिस्तान में। फैलता कैसे है, फीको ओरल रूट से। कैसे फैलता है ये, फीको ओरल रूट से। इसका मतलब क्या है, गंदे पानी से फैलेगा, ऐसा पानी जिसमें मिलावट होगी, किसकी, ऐसे फीसिस की कि जो ऑलरेडी जिनमें हेपेटाइटिस ए होगा। आर वी क्लियर, समझ आइए आप लोगों को? अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, इसका डायग्नोसिस कैसे होगा। डायग्नोसिस कैसे होगा, LFTs करोगे आप, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा होगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा होगा। इनडायरेक्ट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लिवर डैमेज है। वो तमाम डिजीजेस जिनमें लिवर इटसेल्फ डैमेज होगा या UGT एंजाइम डैमेज होंगे, उन डिजीजेस में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेगा। और लेट्स से लिवर ठीक है, आगे बिलियरी सिस्टम में मसला है। आप इस सारे सिस्टम को जरा समझो, यहाँ पे बिलिरुबिन बनता है, उसके बाद जाता है ये किधर जाता है, गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में जाके बाइलो ये स्टोर होते हैं वहां पे, ठीक है, वहां से फिर सिस्टिक डक्ट के जरिए किस में जाता है ये, हाँ, उसके बाद ये जाता है, नहीं, उसके बाद जाता है ये बाइल डक्ट में, उसके बाद जाता है बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट इसको नीचे लेकर के जाती है, जाके मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलती है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, और वो फिर क्या करता है, इवेंचुअली ड्रेन करता है ड्यूडेनम में, ठीक है। अब अगर इस पूरे पाथवे में, ये जो ड्रेन करने वाला पाथवे था, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, लेट्स से कोलेंजियोकार्सिनोमा, लेट्स से कोलेंजाइटिस, लेट्स से एनी कोलिलिथियासिस व्हिच इज ऑब्स्ट्रक्टिंग कॉमन बाइल डक्ट, या कोई भी ऐसी डिजीज, हेड ऑफ पेनक्रियास का कैंसर जो है हेड ऑफ पेनक्रियास का, अगर उसने कॉमन बाइल डक्ट को इन्वेड करना शुरू कर दिया, कोई भी चीज जो उस चीज को रोक लेगी, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो बढ़ने लग जाएगा। क्यों बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि वो वहां उन डक्ट्स में से ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा, और ब्लड में बिलिरुबिन की क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी, और फीसिस कैसे होंगे, फिर पेल होंगे,
ये फिर समझाता हूँ आपको कहानी, फिलहाल वापस आता है हेपेटाइटिस ए पे। अगर लिवर इटसेल्फ डैमेज होगा, इतनी तो कहानी आपको समझ आ गई है, तो ये कंजुगेट नहीं कर पाएगा, वो कंजुगेट नहीं कर पाएगा किसको, बिलिरुबिन को, दैट्स इट। हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट, डायग्नोसिस कैसे करोगे आप, एलएफटीज करवाओगे, बिलिरुबिन के लेवल करवाओगे, सीरोलॉजी करवाओगे हेपे। आईजीएम अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है करंट इन्फेक्शन है, आईजीजी अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब है कि रिजॉल्व्ड इन्फेक्शन है। क्लियर, जहां तक समझ आ गई, रिपीट कर दूं। अच्छा, एलएफटीज करोगे आप, एक टेस्ट क्या क्या करोगे, क्योंकि मोस्ट कॉमन डिजीज है तो आपको इसके टेस्ट आने चाहिए। कोई भी पेशेंट नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया अलोंग विद फीवर एंड जॉन्डिस अपीयरेंस के साथ आया, हेपेटाइटिस ए, सबसे पहले रूल आउट करना है आपने। और हाँ, अब अगर इस बच्चे के बजाय कोई ऐसा 30 या 35 साल का बंदा जो आपको नशेड़ी भी लगता है, ही सीम्स लाइक अ ड्रग एडिक्ट, और आपको लगता है कि उसके हो सकता है कि वो ड्रग्स लेता हो, या हो सकता है उसके कुछ इस तरीके के काम, तो आपने हेप बी और सी भी करना, ठीक है। हेप बी और सी भी सेम ही प्रेजेंट करेंगे ऐसे, ठीक है, और क्योंकि लिवर उसमें भी डैमेज हुआ होगा। तो आपने क्या करना है, हेप ए की सीरोलॉजी करवानी है, आईजीएम और आईजीजी। आईजीएम ये शो करती है कि करंट इन्फेक्शन है, आईजीजी ये शो करती है कि रिजॉल्व इन्फेक्शन है। साथ में आपने एलएफटीज भी करने हैं। अब हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस और उसके साथ में हम पढ़ेंगे फिर एलएफटीज की कैसे वो डिग्रेड होते हैं। सबसे पहले थे एलएफटीज। एलएफटीज के अंदर ट्रीटमेंट नहीं पूछी आपने हेपेटाइटिस की, सपोर्टिव, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, गिव हिम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पेशेंट खुद ब खुद ठीक हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना। हाँ, एक और दवाई देते हैं, सिरप हैपामर्स, ठीक है, इट इज नथिंग बट जस्ट मल्टीविटामिन्स होते हैं, बट ये अक्सर कहते हैं लिवर के हेपेटाइटिस के पेशेंट में देते हैं, क्योंकि अगर सोचो आपके पास कोई बंदा आए और उसका बच्चा इतना सख्त बीमार हो, आप उसको कोई दवाई दे के ना भेजो, यार कैसा बंदा है, तो आपने कैसी पर्ची लिखनी है, आपने हैपामर्स लिख देनी है, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, और साथ में आपने क्या लिखना है, गिव हिम ओआरएस, ओआरएस के साशे दे दो, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और उसको कहना है कि ये 6-7 दिन उसे लगेगा कुछ है भाई। ऐसे खाली किसी बंदे को नहीं भेजना। कोई पेशेंट अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता, आप सर्विक्सी लिख दो, वाइट्रम लिख दो, मायूस नहीं करना, ठीक है, उसे वापस नहीं आना, वो कहेगा कैसा डॉक्टर है, इसको पता ही कुछ नहीं है, ये ऐसा कोई डॉक्टर होता है जो दवाई ना लिख के दे। चलो एलएफटीज पे आते हैं। एलएफटीज में जो मेजर चीजें होती हैं, दे आर एएलटी और एएसटी, एलानिन ट्रांसअमाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, एएसटी और एएलटी, बड़े ही जबरदस्त है। मैं आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बना हुआ है, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों बढ़े हुए सपोज करते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस में दोनों बढ़ते हैं, सिर्फ इनडायरेक्ट नहीं बढ़ते, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों बढ़े हुए, और आपको नहीं पता वो पेशेंट अल्कोहलिक है, आपको नहीं पता वो पेशेंट ड्रग एडिक्ट है, आपको नहीं पता कुछ भी। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे सारी चीजें रूल आउट हो जाएंगी, और आपको पता चल जाएगा ये हेपेटाइटिस वायरस की वजह से है या अल्कोहल की वजह से भी तो हेपेटाइटिस होता है, जिसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। एएलटी और एएसटी अगर 1000 में है दोनों, अगर थाउजेंड्स में है, लेट्स से 2000, 3000, 4000, 1500, 1200, ये डायरेक्ट इंडिकेशन है किसकी, हेपेटाइटिस। जबकि जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है वो ऑलवेज स्टे लेस देन 1000, ऑलवेज स्टे लेस देन 1000। समझ आ गया आपको? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि चाहे आप दुबई में जॉब करो, कल को सऊदीया में जॉब करो, इवन बिश्कीक में भी जॉब करो, या इंग्लैंड अमेरिका कहीं पे भी करो, तो अल्कोहल तो बहुत कॉमन है इन कंट्रीज में, तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस को समझना भी जरूरी है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में एक तो एएसटी और एएलटी लेस देन 1000 रहेंगे, दूसरा एएसटी रेशो एएलटी ये 2:1 रहती है। ये क्या रहती है? 2:1 का क्या मतलब है कि अगर एएसटी 400 है, एएलटी 200 होगा। और जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि आपने मिस्त्री की तरह फीता लेके नहीं नापना। अगर एक बंदे के 420 एएसटी है और 205 एएसटी है, तो इसका मतलब यही है कि 2:1 ही चल रहा है। एएलटी अगर 205 है तो 2:1 ही चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एग्जैक्ट ये करेंगे 500 एएसटी होगा और 250 एएलटी होगा तभी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, ठीक है। तो दो बातें हमें पता चल गई कि वायरल हेपेटाइटिस में थाउजेंड्स में होते हैं एलएफटीज,
और जो बाकी कॉजेज हैं लाइक अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है या बाकी जो कॉजेज है उसमें लेस देन 1000 होते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी कि अल्कोहल में AST